हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के स्टैटिक जीके सेशन नंबर 15 में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक बहुत सारे सेशन को देख रहे थे जिसमें हम लोग कौन कौन से एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। तो जी हाँ, बीएसएससी जो भी हाल फिलहाल में होने वाला है, साथ में हम लोग सिविल कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ भी इनसे बहुत सारा प्रश्न आने ही वाला है। और आप लोग में से बहुत सारे बच्चे आने वाले जीडी के एग्जामिनेशन को भी तैयारी करोगे और बिहार दरोगा का भी एग्जाम दोगे। तो इन सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से आप निश्चित तौर पर देखोगे कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जरूर मैच करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्रश्नों को बताते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रश्न जब देखते हैं, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद से हुआ, तो इसमें उससे रिलेटेड और भी जो अनुच्छेद है उसको भी देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, खैरबार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो इसमें हम लोग केवल ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का ही, साथ में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन को हम लोग देखते हैं। तो इसी प्रकार हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, या फिर ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, या किनका कथन था, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा गया है। तो ऐसे ऐसे करके कुल 10 प्रश्न आएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के एक महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत सालों मिस के साथ करते हैं। मिस, आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सिर्फ आर्टिकल ही नहीं, इससे आपसे रिलेटेड पार्ट भी पूछ सकता है, अनुसूची भी पूछ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड पार्ट भी पूछ लेता है, अनुसूची भी पूछ लेता है, और आर्टिकल तो आपके सामने पूछ रखा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो जिस लेवल का होता है उस लेवल का लड़ाई चलते रहता है। जैसे भाई 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 में लड़ता है, ठीक है, अपने अपने लेवल पे सब लड़ाई करते रहते हैं। वैसे ही केंद्र और राज्य को लेकर के भी बहुत बार लड़ाई हुआ था कि ये शक्ति केंद्र के पास है, ये शक्ति राज्य के पास है। तो फिर आप ना बहुत सारा आयोग का भी नाम सुने होंगे, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, ये सारा क्या था, तो सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाने के लिए बना था। हमेशा इस बात को लेकर डिस्प्यूट होते रहता है शुरुआत से, इसीलिए क्या किया गया कि प्रॉपर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि केंद्र सरकार के अंडर में ये रहेगा और राज्य सरकार के अंडर में ये रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको डिटेल में। क्वेश्चन था हमारा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। चलिए तब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा हमारा। सबसे पहले देखें तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन क्या हमारे संविधान में किया गया, तो जी हाँ किया गया है। किस भाग में किया गया है, तो अगर हम लोग भाग का चर्चा करते हैं तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। वहीं अगर आपसे आर्टिकल पूछता है कि किस आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है, तो 243 से लेकर के 263 तक में चर्चा किया गया कि कैसे कैसे शक्तियों का विभाजन कैसे होगा और किसके पास कौन से अधिकार होंगे। जैसे और भी देखिएगा आप, क्या हम लोग देखें कि भाग 11 हो जाएगा, आर्टिकल 243 से 263 हो जाएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखते हैं, जैसे 245, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत सरकार जो है मतलब संसद जो है पूरे संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है। संसद संपूर्ण भारत के लिए, संसद संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है। कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 245 में। ठीक है, और एक चीज और, जैसे हम बहुत बार चर्चा किए कि अनुसूची क्या है, शेड्यूल। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। अनुसूची बेसिकली है क्या, तो वो अनुच्छेद से ही रिलेटेड होता है, लेकिन होता क्या है कि जहां पर ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ता है तो इस आर्टिकल से रिलेटेड उस पार्ट को उठा करके अनुसूची में रख दिया गया और वहां पे ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसे अगर इसी अनुच्छेद में एक्सप्लेनेशन देने लगता है ना कि कौन सा अधिकार किसके पास है, तो बहुत ज्यादा वहां पे लंबा हो जाता। इसलिए यहाँ से आर्टिकल 246 के अंतर्गत एक अनुसूची आता है। कौन सा अनुसूची, वो आता है 7वीं अनुसूची। जैसे देखिएगा आर्टिकल 246 के अंतर्गत कौन सी अनुसूची आती है, 7वीं अनुसूची। और इसी में क्या है, तो इसी में है शक्तियों का बंटवारा किसके माध्यम से, तो सूची के माध्यम से। सूची मतलब हो गया आपका लिस्ट, है ना। उसके बाद फिर एक और आर्टिकल आप देखोगे, आर्टिकल 248।
ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। आर्टिकल 248 में क्या लिखा हुआ है कि 7वीं अनुसूची में जो विषय केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका समवर्ती सूची में चर्चित नहीं किया गया है, वो डायरेक्ट किसके अंदर में आएगा, तो वो आएगा आपका केंद्र सरकार मतलब संसद के अंदर में सीधा। नॉर्मली इतना लंबा नहीं बोल के आप एक चीज याद रखते हो कि अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट शक्ति पर, या फिर आप लिख सकते हो अवशिष्ट सूची पर, है ना, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह है किसके पास, यह है संसद के पास, यह है संसद के पास। अब आप बोलोगे कि अपशिष्ट सूची क्या होता है, तो देखो हमारा संविधान 1950 को लागू हो गया, लेकिन उस समय बहुत सारे विषय थे जो नहीं था, जैसे इंटरनेट, मोबाइल। आज के टाइम में बहुत इसरो का स्थापना 1969 में हुआ, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ, तो उस समय तक वो सब लाइमलाइट में नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये सब जब बाद में बना तो ये सारा पावर किसके अंतर्गत दे दिया गया, अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास। इट मीन्स केंद्र सरकार के पास, मतलब संघ सरकार के पास। तो आप इतना याद रखना। चलिए, अब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखते हैं 245, 246। तो कहां से कहां तक चलता है, 243 से ही चलता है 263 के बीच, और इसके बीच में क्या ये दोनों आएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बोथ, है ना। तो जैसे देखिएगा, अगर हम लोग 7वीं अनुसूची उठाते हैं, चलिए अगर हम लोग 7वीं अनुसूची उठाते हैं, तो 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि काम को बराबर बांट दिया गया। कौन सा काम केंद्र सरकार करेगा, कौन सा राज्य सरकार करेगा, और कौन सा काम ऐसा होगा जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेगा। जैसे देखिएगा, तो एक को हम लोग लिस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा, केंद्र सरकार, इसी को आप संघ सरकार भी बहुत जगह लिखा हुआ देखोगे। दूसरा आ जाते हैं राज्य सरकार, ठीक है, और तीसरा आ जाते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, है ना। इसको बोल सकते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है आपका कानून कौन कौन मिलकर बनाएगा, तो केंद्र और राज्य। यहाँ से क्वेश्चन फिर से बनता है कि मान लो कोई ऐसा विषय दिया हुआ है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास होगा, केंद्र के पास ही होगा। मान लो कि कहीं कुआं खुदाने का बात हो रहा है, मान लो बिहार में 100 कुआं खुदाने का बात हो रहा है, तो अगर केंद्र सरकार बोल रहा है कि 100 कुआं नहीं, 50 कुआं ही खुदाया जाएगा, और राज्य सरकार बोल रहा है कि नहीं 100 कुआं खुदाया जाएगा, तो बात किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिएगा, अब इसमें आप दो चीज कैसे याद रखोगे ना, कि आप यहाँ पे लिख लो, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले, और यहाँ पे आप लिख लोगे वर्तमान, ठीक है, कि पहले में केंद्र सरकार को कितना विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया था, तो पहले दिया गया था 97, लेकिन अभी बढ़ा करके 97 की संख्या कितनी कर दी गई है, तो ये कर दिया गया 100, मतलब पावर बढ़ा दिया गया। पहले केंद्र सरकार सिर्फ 97 विषय पे काम कर सकता था, अब कितने विषय पे काम कर सकता है, 100। जैसे पहले राज्य सरकार कितने विषय पे काम कर सकता था, 66, ठीक है, अब कितने विषय पे काम कर सकता है, 61। मतलब यहाँ पे राज्य का पावर घटा दिया। अगर राज्य ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो संघ सरकार से बाहर निकलने का कोशिश करता है, इसलिए राज्य को ज्यादा पावर नहीं दिया जाता है। पहले 66 विषय पे कानून बना सकता था, अब कितने पे बना सकता है, 61। वहीं समवर्ती सूची में देखें तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अभी कितना हो गया है, अभी हो गया है 52। इट मीन्स हम लोग को ये समझ में आया कि 5 विषय यहाँ से उठाया और कहाँ डाल दिया, ये डाल दिया समवर्ती सूची में। और ये क्वेश्चन पिछली बार बिहार दरोगा में बना हुआ है। कैसे बना क्वेश्चन, ये बना हुआ था कि देखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ था, शिक्षा, वन, वजन और मापतौल, ठीक है, न्याय प्रशासन, और था आपका वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। 5 विषय हुआ क्या, देखिए 1 2 3 4 5 विषय हुआ ना। इन 5 विषय को 42वां संशोधन 1976 द्वारा, इन 5 विषय को 42वां संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और क्वेश्चन यही बना हुआ था बिहार एसआई में कि इनमें से कौन सा 5 विषय था जो इसको इधर से उधर किया गया। तो आप याद रखिएगा इतना कुछ, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर से देखे, और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी जो है मानव के किस अंग में पाई जाती है। सबसे पहले तो आइएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका ये क्या है, तो यह है एक तरह का परजीवी।
परजीवी किसको कहते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड होता है खाना खाने के लिए, जीवित रहने के लिए, ठीक है। और ये जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से फाइलम के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। हमारे बॉडी में ये कहीं पे पाया जाता है? तो जी हाँ, बड़ी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत। अगर आप आंत के बारे में या फिर अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि आंत में दो तरह का आंत आता है, मतलब इंटेस्टाइन, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। चलिए थोड़ा सा हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर देखें तो इसकी जो लंबाई होती है ये कितनी मीटर होती है? तो लगभग 6 से 6.5 मीटर लंबी। एवरेज आपको बताया जा रहा है, वो एज के अकॉर्डिंग होता है। एक वयस्क मनुष्य का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लगभग कितना होता है? तो 6 से 6.5 मीटर के लगभग में होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर बोले तो मोटाई, है ना। इसका मोटाई लगभग कितना होता है? तो ये होता है 1 इंच। 1 इंच। ये जो है आपका 3 भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है। 1 2 3, ये आपका 3 भाग में बटा होता है, ये तीसरा लेयर नहीं होगा। आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में बटा होता है? तो ये 3 पार्ट में बटा होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा आपका डिओडेनम, डिओडेनम। दूसरा वाला हो जाएगा जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा वाला हो जाएगा इलियम, इलियम। ये क्या है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 6.5 मीटर लंबी होती है, 1 इंच मोटी होती है। क्योंकि लंबाई ज्यादा है इसलिए इसको, मतलब इसको नहीं, इसकी मोटाई बहुत कम है इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है, जबकि लंबाई में ये बड़ी आंत से भी ज्यादा लंबी होती है। कितने पार्ट में बटी होती है? तो 3 पार्ट में, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। देखिए होता क्या है छोटी आंत में? मेनली खाना का सर्वाधिक डाइजेशन, खाना का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। लीवर क्या बनाता है? तो लीवर बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। लीवर जो है आपका बाइल जूस बनाता है, ठीक है। वहीं पे हमारा एक और ऑर्गन है, एक और ग्लैंड है, कौन सा? तो ये है आपका पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज। ये क्या बनाता है? तो ये अग्नाशयी रस बनाता है। कौन सा रस बनाता है? अग्नाशयी रस। क्योंकि अग्नाशय, इसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं ना, यहाँ बनता है इसलिए इसको अग्नाशयी रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो अग्नाशयी रस में आप क्या याद रखोगे? LAT, ठीक है। L4 हो जाएगा लाइपेज, लाइपेज। A4 हो जाएगा एमाइलेज, एमाइलेज। और T4 हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सारा छोटी आंत में बन रहा है, हम आपको क्या बता रहे हैं कि पेनक्रियाज जो एक प्रकार का मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, चूंकि यहाँ हार्मोन भी बनता है और एंजाइम भी बनता है। एंजाइम में आप देख पाए ना, लाइपेज बन रहा है, एमाइलेज बन रहा है, ट्रिप्सिन बन रहा है। और अगर यहाँ बात करें कि यहाँ कौन सा हार्मोन बनता है, तो यहाँ आपका इंसुलिन हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन। बट ना आप इसको साइड में रखना, ये इंसुलिन हार्मोन को आप साइड में रखिएगा, इसको यहाँ पे इग्नोर मारिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि लीवर में बाइल जूस बन रहा है, पेनक्रियाज में अग्नाशयी रस बन रहा है, और ये दोनों बनकर कहाँ आ जा रहा है? तो ये दोनों बनकर आ जा रहा है छोटी आंत में। कहाँ बन के आ जा रहा है? छोटी आंत में ये सारा आपका एंजाइम बन करके आ जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ये नामक परजीवी, सीधा आपसे क्वेश्चन आएगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बट अगर आपसे प्रॉपर पूछ लेता है कि इंटेस्टाइन में भी कौन से इंटेस्टाइन में, तो ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटी लिख दिया है, इसको आप बड़ी कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ी आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एंट अमीबा हिस्टोलिका जो प्रोटिस्टा फाइलम के तहत आता है, एक प्रकार का परजीवी है। कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन किसके विरोध में हो रहा था? अंग्रेजों के विरोध में हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज क्या किया ना, कि पहले जब यहाँ पे आया तो पहले तो शहरी इलाके को अपने कब्जे में किया, वहां के लोगों को गुलाम बनाया, और उसके बाद फिर आपका गया जनजातीय वाले एरिया में। जनजाति किसको कहते हैं? जो आज भी बहुत प्राचीन टाइप से चल रहे हैं, मतलब पेड़ पौधा के बीच ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी के बीच, मतलब नेचर के बहुत करीब होते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करने लगे ना, कि जो अंग्रेज लोग थे ये क्या करने लगे कि फिर शहर के बाद फिर गांव में, और गांव के बाद फिर जनजातीय लोगों के पास पहुंचने लगे। तो उससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे आदिवासी आंदोलन आपको आधुनिक भारत में पढ़ने को मिलेगा। इसमें से एक आपका खैरवार आदिवासी आंदोलन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं खैरवार
आदिवासी आंदोलन के बारे में। ये कब हुआ था? तो 1874 में। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी। किस वाले एरिया में हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड वाले रीजन में। ठीक है, इसको हड़सफा आंदोलन भी कहा जाता है। हड़सफा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? हड़सफा आंदोलन। किसको कहा जाता है? खैरवारसी आंदोलन को, इसको हड़सफा भी कहते हैं। झारखंड में हुआ था, 1874 में हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है ना, ईयर पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप कुछ और आंदोलन के बारे में देखो, जैसे संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, ये भी कौन किया था? तो ये भी आदिवासी लोग ही किया था। ये जो आपका संथाल विद्रोह था, ये कौन किया था? तो ये भी आपका आदिवासी लोग किया था। और लगभग किस वाले रीजन में हुआ था? तो ये झारखंड वाले रीजन में, झारखंड वाले रीजन में। कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसके नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार क्वेश्चन में बना है, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे। और आपको संथाल से एक चीज याद आना चाहिए कि अभी जो भारत की सर्वोच्च पर्सन है, मतलब प्रेसिडेंट है, वो किससे आती है, किस समुदाय से आती है? तो संथाल विद्रोह से ही आती है, सॉरी, संथाल जनजाति से ही आती है। ठीक है, जैसे आप एक चीज और याद रख सकते हो, कौन सा आंदोलन? मुंडा विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। अब ये क्या था? तो देखिएगा, यह भी जो है आपका एक प्रकार का आदिवासी आंदोलन था। इसका कहीं कहीं आपको दूसरा नाम भी मिल जाएगा, उलगुलान विद्रोह, है ना, उलगुलान विद्रोह। क्या था ये? तो जाहिर सी बात है कि ये भी आदिवासियों के द्वारा किया हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध में था। कब किया गया था? तो लगभग 1899 से 1900 के बीच में। और जैसा कि मुंडा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये हुआ था। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि नेता कौन था, किस ईयर में हुआ था, किस एरिया में हुआ था। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी झारखंड उड़ीसा वाले रीजन के आसपास में हुआ था। आप एक और याद रखना, वो भी बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सा? तो मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह बहुत बार बना है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से। मोपला विद्रोह किस ईयर में हुआ था? तो ये भी आप लगभग लेके चलोगे 1921 से 22 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। किस राज्य में हुआ था? आज के किस राज्य में? तो आज के केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, आपने इतना याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी बिहार साई के पीटी में बना हुआ है। हैदराबाद के संस्थापक, जैसा कि हम लोग को पता है 1707 में कुछ खास हुआ था। क्या हुआ था? तो 1707 में भारत का एक मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह आप उसको कह सकते हो, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद, कब हुआ था उसका मृत्यु? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। 1707 में किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह हुआ था। देखो, उस समय शासक का मतलब क्या होता था कि मान लो कि ये मुगल एम्पायर है, ठीक है, तो आसपास का जितना छोटा मोटा साम्राज्य होता था, इसको इन लोग या तो लड़के या फिर कैसे भी करके, एक यहाँ पे मान लो कि मुगल बादशाह बैठा हुआ है, तो ये सारा इसके अंडर में होता था। अब खुशी से रहे, नाखुश रहे, जो भी रीजन रहे। लेकिन जैसे ही 1707 में क्या हुआ ना कि औरंगजेब मर गया, इसके बाद क्या हुआ कि उत्तर मुगल शासक आए, जो कि बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही कायर थे। उसके बाद फिर ये जो सारा छोटा छोटा रीजन था, सारा छोटा छोटा जो सूबा था, वो क्या होने लगा? सब आजाद होने लगा, सब फ्री होने लगा। तो उसी समय में ना आपका हैदराबाद बना, बंगाल बना, अवध बना, बहुत छोटे छोटे राज्य, जयपुर वगैरह बना, बहुत छोटे छोटे राज्य उस समय बने। किसकी मृत्यु के बाद? 1707 में। और हद तो तब हो गया जब 1739 में एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम था नादिर शाह। वो मुगल बादशाह का कुर्सी लेके भाग गया। सोच सकते हो, सिंहासन लेके चला गया, मयूर सिंहासन उसका नाम था, कोहिनूर हीरा लेके चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। सब पता चल गया कि अब भारत के शासक में वो बात नहीं है जो अकबर में, औरंगजेब में और पुराने शासकों में था। तो फिर यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, और विद्रोह से फिर क्या होने लगा कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्य बनने लगे। इसी में से एक था हैदराबाद। हैदराबाद इस समय भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद आधुनिक भारत में जब देश आजाद हो गया, तो उसके बाद भी ये मिलना नहीं चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन हमारे से किया, हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क,
निजाम उल मुल्क। जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में निजाम उल मुल्क नहीं था, क्या था? तो यहाँ पे था आपका चिन किलिच खां, चिन किलिच खां। ठीक है, एक नाम और है इसका आशफ जाह। ठीक है, इसको आसफ जाह भी कहा जाता है। तो आप तीनों नाम याद रखोगे। कब अलग हुआ था, मतलब कब स्वतंत्र हुआ था? 1724 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य से 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां के नेतृत्व में हैदराबाद क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, है ना, स्वतंत्र हो गया, और यहीं से इसको संस्थापक का संज्ञा दिया गया। आप एक चीज और याद रखोगे, जब हमारा देश आजाद हुआ, बहुत सारे राज्य, 3 राज्य बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था, गुजरात, कश्मीर और आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद को एक ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। 4 दिन युद्ध चला था, कब से कब तक? तो 13 सैप से आपका चला था 17 सितंबर तक। और कब हो रहा था ये? 1948 में। इसको कहाँ मिलाया गया? तो भारत में मिलाया गया। ये क्या बोल रहा था हैदराबाद, चूंकि बहुत पैसा वाला एरिया था, तो ये बोल रहा था कि हमको स्वतंत्र रहना है, हमको ना भारत में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है। ठीक है, चलो अब तो ये हो गया ना। जैसे कुछ और नाम हम लोग देखते हैं, सवाई जयसिंह, ये किसी राज्य के संस्थापक हैं, किसी शहर के? तो जयपुर के। सआदत खां, ये कहाँ के हैं? तो ये है अवध। सआदत खां जो है ये कहाँ के संस्थापक है? तो ये संस्थापक है अवध के। इन्हीं को कुछ और भी कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, सआदत खां को ही बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह बंगाल, बंगाल, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? कथन से तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि वो आदमी का मे भी दूसरा आंख नहीं होगा, तभी तो वो ऐसा स्टेटमेंट कहा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, अकबर, हैदर अली। तो अकबर तो ऐसा कुछ था नहीं। चलिए हैदर अली भी नहीं था, था कौन? तो महाराजा रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा ये लाइन कहा गया। और इनको क्या कहा जाता था? तो इनको शेर ए पंजाब भी कहा जाता था, मतलब पंजाब के शेर, शेर ए पंजाब। इनको क्या कहा जाता था? तो शेर ए पंजाब। जैसे अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1780 में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1780 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1839 में। देखिए जब ये छोटे थे ना तो इनको एक बीमारी हो गई थी। जब ये छोटे थे तो इनको एक बीमारी हुई थी, आप नाम सुने होंगे उसका, चेचक। और इतना डेंजर रूप का था कि इनका एक आंख का रोशनी ही चला गया इस बीमारी से। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ये कहे थे बड़े होने के बाद। एक चीज और याद रखिएगा कि इनके पिता, जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय जो पंजाब एरिया था, ठीक है, ये पंजाब जो था कई मिसलों में विभाजित था, कई मिसलों में विभाजित था, कई मिसलों में विभाजित था। तो जिस मिसल में ये रह रहे थे, जिस मिसल से ये संबंधित थे, वो मिसल क्या कहलाता था? सुकर चकिया मिसल। नाम सुने होंगे आप कभी, सुकर चकिया मिसल। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। जैसे और देखिएगा 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच, किसके बीच? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुआ था आपका अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। और आप क्या देख सकते हो? तो सिख साम्राज्य के संस्थापक भी यही थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह थे। इनको कोहिनूर हीरा भी मिला था। ठीक है, इनको कोहिनूर हीरा मिला था। और इनको कोहिनूर हीरा कौन दिया था? शाह सुजा। शाह सुजा से इनको क्या मिला? तो शाह सुजा से इनको कोहिनूर हीरा मिला। शाह सुजा से क्या मिला? कोहिनूर हीरा। और इनके बारे में क्या देख सकते हैं? इनका उत्तराधिकारी, इनका जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था खड़ग सिंह।
खड़क सिंह नाम सुने हो ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो वही खड़क सिंह यहाँ पे, इनका उत्तराधिकारी का नाम क्या था, खड़क सिंह। और एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सिख साम्राज्य का जो आपका अंतिम शासक था, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये था दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आपको कहीं कहीं पे दलीप सिंह भी लिखा हुआ मिलेगा, आप नॉर्मली याद रखो, ठीक है, दिलीप सिंह ये कौन था, तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद फिर अंग्रेज लोग इसके क्षेत्र को भी हड़प लिया था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है। अब गलती से अगर यहाँ पे ऑप्शन में शुक्र दे देता तो आदमी लगा देता, हम लोग को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, शुक्र को। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है सूर्य के बारे में, हमको पता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, और इसी के जैसा जुड़वा तारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, नेमेसिस। कौन सा है, नेमेसिस। जैसे अगर हम लोग सूर्य को उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, जैसे देखिएगा सूर्य, तो सूर्य है क्या, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। हम लोग को पता है कि धरती पे जो भी एनर्जी का स्रोत है, जो भी, अगर हम हैं, आप हैं, पृथ्वी पे पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए आते हैं, देखते हैं सूर्य में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा तत्व है। तो देखिएगा सूर्य जो है आपका हाइड्रोजन से बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है, और भी अदर कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है, तो लगभग 78% के लगभग में आपका 70 to 78% सूर्य में क्या होता है, तो सूर्य में होता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, और फिर बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा, लगभग देखिएगा यहाँ पे, तो लगभग 21%, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका हीलियम, और जो बचा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका अदर एलिमेंट, ठीक है। 99 हो गया ना, तो लगभग 1% में कुछ अदर एलिमेंट होते हैं। सूर्य से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, जो प्रकाश मिलता है, तो सूर्य किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। जैसा कि हम लोग को पता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है, ठीक है। सौर मंडल का मुखिया ये कौन है, तो ये है आपका सूर्य, ये है आपका सूर्य। लेकिन ये आज ना हम लोग को पता है, जब पहली बार पढ़ाई उढ़ाई हो रहा था इसके बारे में, तो एक आदमी था जिसका नाम था क्लॉडियस टॉलमी नाम का आदमी था। ये क्या बताया, ये बेचारा देखता था कि सुबह में हम यहाँ पे खड़े हैं, सूर्य इधर से आया ऐसे घूमते घूमते निकल गया, फिर से आया, फिर घूमते हुए निकल गया। तो इसको क्या लगता था ना कि सूर्य और बाकी ग्रह जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं, जो छोटा बच्चा को भी लगता है। तो ये क्या बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सूर्य और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, तो हमारे अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन कहा, तो ये कहा क्लॉडियस टॉलमी भाई साहब ने। उसके बाद फिर एक और आदमी आया, कॉपरनिकस। कौन आया, कॉपरनिकस। बोला कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत बता रहा है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है जो हम लोग जानते हैं, क्या कि सूर्य केंद्र में है और बाकी के सारे जो प्लैनेट है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का लगभग कितना परसेंट द्रव्यमान लिए हुए है, तो 99.86% द्रव्यमान किसमें निहित है, तो यह है सूर्य में। बाकी सारे में आपका अदर प्लैनेट आता है। हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान किसमें निहित है, सूर्य में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो आपका एरिया है वो किसमें है, तो फिर वो हो जाएगा आपका बाकी प्लैनेट्स में। अगर आपसे पूछता है कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, सूर्य का द्रव्यमान आप क्या बताओगे, आप बताओगे लगभग 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने स्पीड से आती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने स्पीड से आती है, तो देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से सूर्य का प्रकाश जो है गमन करता है। और हम लोग को पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में लगभग कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट कुछ सेकंड टाइम लगता है। जैसे आपको क्या लगता है कि सूर्य कहीं पे स्थिर है, तो नहीं,
सूर्य भी आकाश गंगा का परिक्रमा कर रही है। सूर्य आकाश गंगा में क्या है, तो हमारा सौरमंडल है, तो जो सूर्य है यह भी आकाश गंगा का परिक्रमा कर रही है। सूर्य किसका परिक्रमा, तो आकाश गंगा का। सूर्य जो है आकाश गंगा का परिक्रमा कर रही है, आकाश गंगा का परिक्रमा। और कितने दिन में ये कर लेती है, जैसे हम लोग को पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने टाइम में कर लेती है, 365 डेज में कर लेती है या 366 डेज में कर लेती है। लेकिन सूर्य जो है आकाश गंगा का परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो ये करती है 25 करोड़ वर्ष में। कितने टाइम में करती है, 25 करोड़ वर्ष में। अगर आपसे सवाल करता है कि हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य, है ना, तभी तो हम लोग को इतना पास से दिख रहा है। उसके बाद सूर्य के बाद, तो सूर्य के बाद हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार का तारा है जो सूर्य से थोड़ा सा दूरी पे है और हम लोग से क्या होता है, तो हम लोग से सेकंड नंबर पे आता है। सूर्य के बारे में अध्ययन करने वाला पहला यान कौन सा था, या पहला आप कह सकते हो जैसे इसरो के द्वारा यान वगैरह भेजा जाता है ना, आपका ऑपरेशन भेजा जाता है, तो आदित्य L1 जो था ये सूर्य के बारे में पहला ऐसा यान था जो सूर्य के बारे में ऑब्जर्व करने गया था कि सूर्य में क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। अभी तो बहुत ज्यादा भेजा गया ना, तो आदित्य L1 जो था ये पहला था। और आपको पता होना चाहिए कि जो आदित्य है ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में याद रखिएगा कि पृथ्वी से सेकंड नंबर नजदीक का तारा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है। देखिएगा क्या बोल रहा है, भारतीय मानक समय रेखा। पहले दोनों को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले आइएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ये कहते हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, और नेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैप्रिकॉर्न तो आपका मकर रेखा हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं और भी इसके बारे में। बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। जबकि कर्क रेखा किसको कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। चलो और भी देखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने राज्य से होके गुजरती है, तो ये हो जाएगा 5 राज्य से। जबकि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, तो ये हो जाएगा 8 राज्य से। 5 राज्य में कौन कौन हो जाएगा, तो देखिएगा पहले यूपी, एमपी, एएनपी मतलब आंध्र प्रदेश, इसका मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद एमपी से अलग कौन हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 5 राज्य से गुजरता है, जबकि जो आपका कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो हो जाएगा गुजरात, उसके बाद फिर हो जाएगा राजस्थान, बहुत छोटा सा दूरी यहाँ पे कवर करता है। फिर हो जाएगा एमपी, फिर हो जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद फिर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर हो जाएगा त्रिपुरा, और फिर हो जाएगा आपका मिजोरम। तो इतने सारे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितना हो गया, 2 4 6 2 8, हाँ ठीक है। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और 5 राज्य से गुजरती है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे से सवाल किया कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, मतलब कहाँ पर मिलती है। वैसे यहाँ पे मैप रहता तो ज्यादा ही अच्छे से समझ में आता, गलती हो गया एक मैप नहीं लाए। वैसे आप यहाँ पे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, आप याद रखोगे कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। किस राज्य से, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है और एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में देखिएगा, ये तो सब लोग जानता होगा, लेकिन नेक्स्ट वाला लाइन पक्का बहुत कम लोग जानते होंगे। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये हो जाएगा माही नदी, ठीक है, माही नदी, ये सबको पता। लेकिन आपसे एक सवाल और कर सकता है, शायद आरएस के एग्जाम में बना था
कि माही नदी की कौन सी सहायक नदी, माही नदी की कौन सी सहायक नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी की कौन सी सहायक नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो क्या हो जाएगा? अनास नदी। ठीक है, अनास नदी जो है आपका ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा पर बसी हुई राजधानी कौन सी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? झारखंड की राजधानी, और उसका नाम क्या हो जाएगा? रांची। कर्क रेखा जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में दूरी कवर करती है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और सबसे कम तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट में आइएगा, 11वीं अनुसूची में कितने विषय की चर्चा की गई? शुरुआत वाले क्वेश्चन में ही आई थिंक अनुसूची का चर्चा हुआ था कि जिस भी विषय पे ज्यादा डिटेल से बताना होता है, एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है, उस विषय को अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया जाता है और वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा है 11वीं अनुसूची के बारे में। थोड़ा सा पहले हम लोग अनुसूची के बारे में देखते हैं। जैसे हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची था। हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची था। बाद में कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया, और आज अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ठीक है, जो आपका 9वां अनुसूची था ये कब जोड़ा गया? तो 1951 में, और ये पहले नंबर का संशोधन था, पहले नंबर का संशोधन था। 10वीं अनुसूची थी, इसको कब जोड़ा गया? तो 1985 में। ठीक है, 85 में ना, हाँ 1985 में, और ये 52वां नंबर का संशोधन था। उसके बाद फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची, ठीक है, इसको जोड़ा गया। ये देखो, ये हो जाएगा आपका 73वां संशोधन, और ये हो जाएगा आपका 74वां संशोधन, जो कब हुआ? तो 1993 में हुआ था, है ना, 1992-93 आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे संविधान में आज कितनी अनुसूचियां हैं? तो आज है आपके 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मेरी से क्या, 11वीं अनुसूची। पहले थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। चलिए आते हैं 11वीं अनुसूची पे, 11वीं अनुसूची, और यहाँ पे 12वीं भी देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। चलिए देखिएगा, बात करें तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ये संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कितने नंबर के संशोधन से? तो 73वां, और ये हो जाएगा आपका 74वां। ठीक है, कब लागू किया गया? तो 1993 में, और ये भी कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, ये सब संशोधन कब हुआ? तो 93 में हुआ था। वैसे देखो, आपको ये 92-93 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1992-93 दोनों में कर लीजिएगा, क्योंकि वो लागू फाइनली कब हुआ था? 93 में ही हुआ था। ये जो आपका इसके अकॉर्डिंग 11वीं जो आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसके अकॉर्डिंग पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया, और 12वीं अनुसूची जो है इसके अकॉर्डिंग नगर पालिका के कार्य के बारे में चर्चा किया गया। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज। ठीक है, और इससे तो ये हो जाएगा आपका नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है। और क्या देख सकते हैं? तो देखिएगा, पंचायती राज को कितने विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया इस अनुसूची के अकॉर्डिंग? 29 विषय। जैसा हम लोग देखें कि केंद्र सरकार को 97 विषय पे काम करने का अधिकार था, आज 100 विषय पर है। राज्य सरकार को 66 विषय पे काम करने का अधिकार था, आज 61 विषय पे है। और संवर्ती सूची में 47 था, आज 52 है। वैसे ही यहाँ पे पहले 29 विषय पे काम करने का अधिकार था, मतलब अभी भी है। पंचायती राज को 29 विषय पे काम करने का अधिकार है, और नगर पालिका के सरकार को तो इसको 18 विषय दिया गया है काम करने के लिए। ठीक है, और साथ में इसको किस भाग में भी जोड़ा गया? तो भाग 9। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में। और इसको कहाँ पे जगह दिया गया? तो भाग 9 का ए में, भाग 9 का ए में। ठीक है, चलिए आप इतना याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में कितने विषय की चर्चा की गई है? तो 11वीं अनुसूची, और विषय कितना किया गया है? तो 29 विषय, और यहाँ पे 18 विषय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं सरकार सरकार सरकार, सरकार क्या है? तो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल को ही सरकार कहा जाता है। चलिए आते हैं, पहले तो हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है। सबसे पहले तो देखिएगा आर्टिकल 74। ठीक है, सबसे पहले आइएगा आर्टिकल 74। इसमें किसका चर्चा किया गया है? मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद के गठन के बारे में, मंत्री परिषद के गठन के बारे में।
कहाँ चर्चा किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जो किसके लिए होगा? तो ये होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? तो ये कार्यपालिका प्रमुख होता है ना, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ये तो हुआ आपका मंत्रिपरिषद। उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 यहाँ पे क्या कहा गया? तो यहाँ पे कहा गया कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक अध्यक्ष होता है, आपको पता होना चाहिए। और एक आर्टिकल हम लोग बस लास्ट देख रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल 78। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का चर्चा है, कर्तव्यों का चर्चा बनता है। सब आर्टिकल एग्जाम में तो याद रखिएगा। अब देखो आप ना अगर पॉलिटी पढ़े हुए तो 2 वर्ड सुने हुए, कौन कौन सा? तो एक होता है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, और एक होता है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल एक होता है आपका मंत्रिपरिषद और एक होता है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद में होता है आपका कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। और क्या होता है? तो और होता है आपका उप मंत्री, और एक होता है आपका राज्य मंत्री। ठीक है, अब राज्य मंत्री आप ये मत सोचना कि भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्य से एक गो मंत्री उठा के मंत्रिपरिषद में डाल देगा, नहीं। ये राज्य मंत्री जो होता है कैबिनेट और उप मंत्री का हेल्पर होता है। ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल में कौन आता है? तो मंत्रिमंडल में आता है ओनली कैबिनेट मंत्री। कौन आता है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब देखो यहाँ पे आपसे एक सवाल कर सकता है, दिमाग वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंत्रिपरिषद की संख्या ज्यादा होगी या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी? तो संख्या ज्यादा इसी में होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री भी आ रहा है, उप मंत्री भी आ रहा है और राज्य मंत्री भी आ रहा है। इसमें ओनली कैबिनेट मंत्री आ रहा है। लेकिन अगर आपसे सवाल करता है कि पावर ज्यादा किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास या मंत्रिमंडल के पास, तो कैबिनेट मंत्री बहुत पावरफुल होता है। जैसे आप पढ़ते हो कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री जयशंकर साहब। तो इन लोग कौन है? इन लोग कैबिनेट मंत्री है। मतलब पूरा का पूरा विभाग उनके अंडर में काम कर रहा है। और उनके अंडर में कौन है? तो उप मंत्री है और राज्य मंत्री है। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि जो मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द पहले हमारे संविधान में नहीं था, तो फिर कब आया? तो ये आया आपका 44वां संशोधन। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में एक क्लाउज जोड़ा गया और वो क्लाउज नंबर था 3rd। यहाँ पे क्या जोड़ा गया? तो एक वर्ड जोड़ा गया मंत्रिमंडल। तो ऐसा तो है नहीं कि बस एक तो वर्ड जोड़ा और मंत्रिमंडल लिख दिया, नहीं। यहाँ पे लिखा कि आपातकाल जो होता है वो मंत्रिमंडल के सिफारिश पे लगेगा। ठीक है, खैर ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप याद रख सकते हो कि मंत्रिमंडल हमारे पूर्व संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। 352 में आर्टिकल 352 में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो कैबिनेट मंत्री होता है, उप मंत्री भी होता है और राज्य मंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई? डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास में। चलिए देखते हैं इनके बारे में, क्या नाम आएगा इनका? तो नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। इनके पिता का क्या नाम था? चलिए पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं, कब हुआ था जन्म? तो 2 अक्टूबर 1869। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948, मतलब आजादी के अगले ही साल क्या हुआ? इनका हत्या कर दिया गया था। आगे आते हैं, इनके पिता के बारे में देखते हैं। पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पुतली बाई।
माता का नाम था पुतली बाई, ठीक है। वहीं इनकी पत्नी के बारे में पूछे तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। बहुत ही कम एज में इनकी शादी कर दी गई थी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि इनका 4 पुत्र भी था, ठीक है। इनका 4 बेटा भी था। नाम क्या था? तो हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, ठीक है, रामदास और देवदास। ये इनका 4 बेटा रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे, क्योंकि उस टाइम में जिस समय हमारा देश गुलाम रहा था उस समय ये गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। 1888 में ये कहाँ गए? तो इंग्लैंड गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और किस चीज का पढ़ाई करने के लिए? लॉ की पढ़ाई करने के लिए, मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 1891 में क्या किए? तो इनको डिग्री भी मिल गया, ठीक है, डिग्री भी मिल गया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी नहीं लिए थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? 1893 में एक अब्दुल्ला करके आदमी था, ऐसा ही करके कुछ नाम था, उसका एक बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसी आदमी का केस लड़ने के लिए ये कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और जब वहां गए तब यहाँ इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, और जब इनके साथ भेदभाव हुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा, तब इनको समझ में आया कि भारतीयों पे क्या बीत रहा होगा, और फिर यहीं से स्टार्ट हुआ इनका सत्याग्रह। और उसके बाद भारत में आने के बाद ये भारत का पहला सत्याग्रह किए थे। जैसे अगर देखें यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन क्या हुआ, डरबन में, तो बहुत सारा वहां पे आश्रम का भी स्थापना किए, बहुत सारा वहां पे सत्याग्रह भी किए। जैसे सबसे पहले जो सत्याग्रह किए थे 1906 में किए थे, और कहाँ किए थे? तो ये सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। जहां तक अगर आप लोग को पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे कि वहां पे रंगभेद का बहुत ज्यादा था, इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था क्योंकि इनका कलर थोड़ा डाउन था, और वहां पे गोरे का सरकार था। तो ये सब वजह से क्या हुआ कि फिर आपका आंदोलन में आने लगे, और फिर बहुत सारा फिनिक्स आश्रम हुआ, आपका टॉल्स्टॉय फॉर्म हुआ, ये सारी चीजों का स्थापना किए। अब यही सब आश्रम का स्थापना करके अपने अनुयायी लोग को एक जगह जमा करते थे, और सबके सपोर्ट के साथ सरकार का विरोध करते थे। अब देखिएगा क्वेश्चन है, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि डरबन है कहाँ? तो ये है आपका साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो हुई थी ये कब हुआ था? तो 1904 में, ठीक है। फिनिक्स आश्रम का जो स्थापना हुआ था ये इस समय हुआ। एक और आता है क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है, टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये भी वही था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1910 में। इसका स्थापना 1900 कब हुआ था? 1910 में, ठीक है। तो देखिएगा टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना 1910 में हुआ। यहाँ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इसका ये भी एक पत्रिका था, मतलब हर सप्ताह की पत्रिका था। और ये कब से आ रहा था? तो जो आपका इंडियन ओपिनियन था ये भी 1904 से ही आ रहा था। तो लगातार वहां पे क्या होने लगा ना कि सत्याग्रह होने लगा, क्रांति होने लगातार, और गांधी जी वहीं से बहुत फेमस हो गए। तभी तो भारत में आने के बाद चंपारण सत्याग्रह में ये भाग लिए थे। कुछ इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ये नाम किसने दिया। जैसे आज के टाइम में आप देखो ना, बहुत नफरत फैलाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ गलत किए, पटेल के साथ गलत किए, लेकिन उन लोग इनको बहुत मान सम्मान इज्जत देते थे। जैसे हम लोग को पता है कि इनको बापू कहा जाता है, आज के टाइम में इस नाम पे भी विरोध होता है कि उनको बापू क्यों कहा जाता है। आपको पता है कि इनको बापू नाम कौन दिया? तो बापू नाम दिया था नेहरू। इससे ज्यादा तो इस नाम के लिए विवाद होता है, राष्ट्रपिता, कि इनको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, ठीक है, इनको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, ऐसे होगा। तो इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता। देखो इन लोग के विचारों में मतभेद था। जब आप आधुनिक भारत पढ़ते होगे तो आपको पता चलता होगा कि इन लोगों के विचारों में बहुत मतभेद था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत ही इज्जत मान सम्मान देते थे। जैसे गांधी जी को महात्मा भी कहा गया, महात्मा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था R.N. टैगोर, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको भिखारियों का राजा कहा जाता था, भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा, क्योंकि उस टाइप का वेशभूषा धारण करते थे ताकि भिखारी लोग भी इनके सामने कंफर्टेबल फील करे, ना कि उसको लगे कि भाई हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, कि ये मेरा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। कौन कहा था? तो ये कहा था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और एक नाम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित में रहा था, क्या? तो अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, ठीक है, चूंकि कम कपड़ा पहनते थे इसलिए इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया। हाँ, एक नाम आप इसमें और ऐड करना, देशद्रोही,
द्रोही, ये किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल। और ये कौन था? तो ये ब्रिटेन का पीएम था। विंस्टन चर्चिल जो था, ये इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, चूंकि गोलमेज सम्मेलन में जो इंग्लैंड में हो रहा था उसमें भी वो इसी कपड़े में पहुंच गए थे जहां जैसा घर में रहते थे, तो इसीलिए इनको ऐसा कहा गया था। और देशद्रोही भी कहा गया था किसके द्वारा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज तो कुछ लंबा भी चला गया, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।